हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है चैप्टर नंबर 10, आपका अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतना हम संविधान पढ़ रहे हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि संविधान अगर कभी आगे हमें चेंज करना पड़ा तो हम क्या क्या करें, कैसे करें और क्या और कहां तक कर सकते हैं। तो कहानी सेम वैसी ही है, आप और आपके भैया सेम कहानी चलेगी, आप उसी से हर चीज समझ भी जाओगे। तो मान लो कि वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो लिखे गए थे जब आप थे चौथी क्लास में। अब आप बड़े हुए, पर भैया की प्रताड़ना कम नहीं हुई। पर अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ और ज्यादा फीचर्स चाहिए रूल्स में, या मुझे कोई छोटे मोटे रूल्स है मुझे उन्हें हटा देना है। तो आपको उस सेट ऑफ रूल्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि आगे जरूरत पड़ने पे उनमें से कोई रूल हटा दिया जाए, कोई डाल दिया जाए, और इतना रिजिड भी रहे कि ऐसा ना हो कि आपके बड़े भैया कोई जने आपस में मिलके उनको चुपचाप छेड़ दें और उसको बदल दे, आपको पता ही ना चले, फिर आप बाद में कहो अरे ये कब चेंज हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे ही हमारे नेशनल लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने इतनी ज्यादा स्कोप रखा हुआ था कि इसको हम कभी भी बदल सकते हैं। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो ऑलमोस्ट सभी में ये फीचर जरूर होता है कि वो बदले जा सके समय के अनुसार। अगर नहीं बदले जाएंगे तो वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो वो समय से पीछे हो जाएंगे, आउट ऑफ टाइम हो जाएंगे। तो इसलिए सारे संविधान कहीं ना कहीं ये प्रावधान छोड़े रखते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी आगे चल के तो हम कैसे बदलें, कहां तक बदलें, कौन कौन बदल सकता है और क्या नहीं बदल सकता है, ये सारी बातें। थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन समझो कि जब भी चेंजिंग कंडीशन होंगी, जब भी ऐसे समय में बदलाव होगा, आगे हम और बड़े समय का पहिया आगे घूमेगा, तब हमें संविधान को एडजस्ट करना पड़ेगा उस नई लैंग्वेज के हिसाब से, उन नई कंडीशंस के हिसाब से। और हमारा संविधान अब इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो जाए कि कल सुबह उठे फिर बदल दिया, परसों उठे फिर बदल दिया, तीसरे दिन उठे फिर बदल दिया, कि बस चल ही रहा है, रोज रोज बदला ही जा रहा है। ऐसा भी ना होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो जाए कि सब लोग मिलके कह रहे हैं साहब बदलो, कानून हटाओ हटाओ या नया कानून लाओ, पर हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि संविधान बहुत रिजिड है। तो हमारा दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिक्सचर है। जैसे ब्रिटेन का है, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है ही क्या उनका संविधान? उनका संविधान पहली बात तो अनरिटन है, उन्होंने कुछ लिख के तो रखा नहीं है। याद है मैग्ना कार्टा, जब इनकी पार्लियामेंट ने पहली बार बोला कि अब हम ही हैं जो हैं, राजा खाली सिर्फ हमारे नाम के, हम इसके नाम पे भाई सरकार चलाएंगे, राजा खाली दस्तखत करेंगे। तो राजा को बोल दिया गया कि तुम बैठे रहना अपने बकिंगम पैलेस में, अपना पूरा मुकुट सोना चांदी बैठे रह, तुम रहना, तुम्हारे पास आएंगे संडे को, साइन करा के ले जाएंगे तुम्हारे यहां से, ठीक है, पर कानून हम बनाएंगे। अब 1215 से ये एक बॉडी है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां का लोअर हाउस है, जो हमारा हाउस ऑफ पीपल जैसे हम कहते हैं लोकसभा, ये इनकी है। अब यही बॉडी जो इनकी है ये बनाती है कानून, 1215 से बनाती चली आ रही है। अब आ गया 2023, तो ये क्या कर रहे हैं, 1215 से इनके पास पहला एक्ट आया मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद एक्ट नंबर 1 आया होगा, कोई भी एक्ट नंबर 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 आया होगा। तो जो पुराने एक्ट होंगे वो हटा देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये बेकार लग रहा है, इसको हटा दो, इसकी जगह अच्छा वाला एक्ट आ गया, एक्ट नंबर 9, ये हो जाएगा। अब एक्ट नंबर 10 आ जाएगा, एक्ट नंबर 10, 11, 12 से लेके आज 2023 आ चुका है। अब तक इनके पास जितने सारे जो ये गड्डी जमा हो गई है एक्ट्स की, तो यही एक्ट्स की गड्डी इनका संविधान है। अब कितना आसान है वहां पे बदलना। हर दिन सुबह उठे, ये 500-600 लोग मिले, इन्होंने कहा हम बता रहे हैं आज नई चीज करते हैं, नया डिस्कशन करते हैं, उस एक्ट को छोड़ दो, सम एक्ट ऑफ 1783 गया, भूल गए उसको, अब उसकी याद नहीं करेंगे, अब नया एक्ट आ गया है आज, ठीक है। इधर जो दूसरी तरफ यूएस का संविधान है, ये है भैया बहुत ही रिजिड, ये यहां पे मजाक नहीं चलता है, नहीं, क्योंकि ये जो थे इन्हीं के गुलाम थे। तो इन्होंने देखा कि जब ये आजाद हुए तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ऐसा है, हम ये 13 जो कॉलोनीज हैं, हम जो 13 स्टेट्स हैं, पहली बात तो हम स्टेट्स अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे, हम स्टेट्स अपना पावर थोड़ा थोड़ा छोड़ के एक सेंटर बनाते हैं, उस सेंटर को वॉशिंगटन डीसी में बैठाएंगे, जहां पर एक कांग्रेस होगी, एक सेनेट होगी, एक वहां व्हाइट हाउस होगा। तो ऐसे वहां जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना रहेगा, उसके पास एक संविधान होगा, और इस संविधान को पावर हम दे रहे हैं, हम 13 कॉलोनियां, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये सारी की सारी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम संविधान को बनाएंगे ऐसा कि हमारे मन से चले, कभी सेंटर हावी ना हो जाए। तो हम जो 13 कॉलोनीज हैं, जो आज बन के 50 स्टेट्स हो गए हैं, तो इन यूनाइटेड स्टेट्स
ने बोला कि अब हम बोलेंगे जब हमें बदलवाना होगा तब हम बदलवाएंगे, और इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे जैसे ये बदल रहे हैं सुबह सुबह उठ के, ऐसे नहीं करवाएंगे। हमने क्या देखा, हमने कहा ये दोनों चीजें प्रॉब्लम हो जाएंगी। सर BN राव, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूं हमारी संविधान सभा को। इन्होंने कहा हम ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों का मिक्सचर ले लें, टफ भी हो आसान भी हो, और रोजमर्रा में नहीं हो जाए कि हर दिन सुबह उठ के बदल दिया संविधान। तो हमारा संविधान जो बना वो बना इसका मिक्सचर, ये कॉम्बो बन गया, हमको कॉम्बो पैक मिल गया। अब ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बोला कि कुछ चीजें तो आसानी से बदल जाएंगी, ठीक है, पर हर चीज नहीं बदल पाओगे आसानी से। तो जो आसानी से नहीं बदल सकते हैं उसके लिए प्रावधान टफ है, डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, और जो चीज आसानी से बदली जा सकती है तो उसको हमने बोला कि ये सेंटर की जिम्मेदारी, सेंटर जब चाहे तब बदल ले, ठीक है। हमने ये प्रावधान कहां डाला हुआ है, ये डाला हुआ है हमने आर्टिकल 368 में, जो पार्ट 20th में आता है। 20th सबसे लास्ट में, जब पूरा आप चैप्टर सारे संविधान के पढ़ लोगे, सारा पार्लियामेंट, यूनियन, स्टेट, जुडिशरी, हमारे माइनॉरिटीज, कमीशन, सारे सब पढ़ लोगे, एंड में आपको दिखेगा आर्टिकल 368, और वो बोलेगा कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है, कोई आपको नया एडिशन करना है, मान लो हो सकता है कोई आपको नया आर्टिकल डालना हो, है ना, कोई आपको कुछ वेरिएशन करना हो, कोई बदलाव करना हो, या आपको कुछ चीज हटानी हो, रिपील करनी हो, तो आप क्या करो, पहले तो आर्टिकल 368 को पढ़ो कि आर्टिकल 368 क्या कह रहा है। आर्टिकल 368 कहेगा कि साहब ऐसा है, कुछ तरह की स्पेशल मेजोरिटियां चाहिए होंगी, ऐसा अगर आपको प्रावधान डालना है तो, अगर ऐसा डालना है तो इस तरह की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, ऐसा सब वो बता देगा। क्या 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 चीज के लिए चाहिए होगा हमें, कोई नई चीज डालने के लिए, कोई चीज में बदलाव करने के लिए, और कोई चीज को हटाने के लिए। ये पूरा प्रोसीजर हमारा आर्टिकल 368 में ये मेंशन होता है, और ये पावर दी गई है खाली सिर्फ पार्लियामेंट को। ऐसा नहीं कल को यूपी बिहार उठ के खड़े हो जाए, हम कहते हैं लाओ हम बदले संविधान, लाओ हमें तो हम बता रहे हैं नया संविधान, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। खाली सेंटर पार्लियामेंट ही बताएगा कि हम कब बदलेंगे, क्या बदलेंगे। क्या पार्लियामेंट सब चीज बदल देगा? ये क्वेश्चन का आंसर कई बार आप सुन भी चुके हो और समझ भी चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हैं हमारे एडनीर मठ के स्वामी, जिन्होंने भारतीय लॉ लीगल सिस्टम का एक, जिसे कहते हैं, ढांचा खड़ा करके एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए। तो एडनीर मठ के ये स्वामी जी थे, इनका नाम आप ऑफ कोर्स पढ़ भी चुके होंगे, और बताना चाहो तो बता दो, ये नाम है इनका केशवानंद भारती जी। जब 1973 में केरला के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो संविधान में सब कुछ बदल सकता है, पर वो चीज नहीं बदल सकता जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक अंतरात्मा है। कई बार मैंने ये वर्ड बोले आपके सामने, अब तो आपको रट ही गए होंगे, मेरा अगला डायलॉग भी आपको रट गया होगा कि मैं क्या बोलूंगा, कि जो भी हमारे संविधान की मूल संरचना है, पार्लियामेंट उसको नहीं छू पाएगा, और वो मूल संरचना क्या है वो हम ही बताएंगे खाली, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सेंटर ने पूछा क्या है, लेकिन मूल संरचना बता दो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदित्य सर बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जब अगला लेक्चर आएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, तब हम समझेंगे कि ये क्या है। अब पार्लियामेंट हर चीज नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये जो हर चीज होगी उसमें कुछ चीजें होंगी जो बनेंगी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है कुछ, तो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो ये वो स्ट्रक्चर है जो बताता है संविधान की अंतरात्मा क्या है, संविधान की फिलॉसफी क्या है, संविधान के मेकर्स का थॉट प्रोसेस क्या है। आप पार्लियामेंट जो हो, पार्लियामेंट बहुत बड़े हो, आप सुप्रीम हो, ठीक है, मान लिया आप सब कुछ कर सकते हो, पर आप उतने पावरफुल नहीं हो जिन्होंने ये संविधान लिखा था, इसलिए आप हर चीज नहीं बदल पाओगे। जो उन्होंने बेसिक एक मूल भावना है संविधान की, वो नहीं हिलने वाली, और वो सेट हुआ इस केस के थ्रू, इस केस की वजह से। एडनीर मठ, ये कहां पर है एडनीर मठ, जरा एक बार मुझे बताना जरा। एडनीर मठ के बारे में कुछ आपको एक फैक्ट पता हो तो मुझे बताना जरूर, बड़ा अच्छा फैक्ट है वो। एनीवे, ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हर चीज जो है वो नहीं बदली जा सकती है, कुछ एक मूल भावना रहेगी जो पार्लियामेंट छेड़ नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, वो फिक्स है, वो रहनी है। अब जब अमेंडमेंट करना होगा उस मूल स्ट्रक्चर के आगे पीछे, मूल स्ट्रक्चर में तो नहीं कर सकते, तो आगे पीछे करना होगा, तो उसका एक प्रोसीजर है, वो देखते हैं हम क्या है। कि पहले तो अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए पहले आप एक बिल लेके आओ। पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में एक बिल आ सकता है, बिल माने विधेयक। तो विधेयक जब आप लेके आते हो, तब वो कौन ला सकता है, वो या तो कोई
कोई कोई सरकार का मेंबर ला सकता है, जो जो मंत्री दल में से कोई एक होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या कोई और प्राइवेट मेंबर ला सकता है। यहां प्राइवेट मेंबर का मतलब है एनी एमपी। मैं इसको डार्क इंक से लिख दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए भैया, इस चीज को कंफ्यूज मत हो जाना। एनी प्राइवेट मेंबर मींस एनी एमपी अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन रूलिंग पार्टी। ओके चलो, अदर देन रूलिंग पार्टी, ठीक है। ये आ गया समझ में कि हर कोई ला सकता है, कोई भी पेश कर सकता है। स्पीकर साहब को एक रेजोल्यूशन देगा कि साहब मैं एक विधेयक लेके आया हूं, जैसे मनेका गांधी जी। तो अगर मनेका गांधी जी अगर पशु क्रूरता अधिनियम में कोई बदलाव लाना चाहती हैं, तो वो एक प्राइवेट मेंबर हैं। अब वो मंत्री दल में नहीं है, तो मंत्री दल में रहने तो ना है, तो इसलिए अब प्राइवेट मेंबर बिल तो वो भी ला सकती हैं। जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन प्राइवेट मेंबर है, कौन कौन सा बिल नहीं ला सकता है, कौन क्या ला सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर के लिए भी अगर कोई बिल लाना होगा तो दोनों में से कोई भी ला सकता है। आगे देखते हैं अभी इसके बारे में और, अभी इन दोनों के बारे में और, ठीक है। तो राष्ट्रपति का रोल क्या है इसमें, कि राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए ऐसा बिल लाने के लिए। याद करो, जब आर्टिकल 2 और 3, जब पार्लियामेंट को छेड़छाड़ करनी है, खिचड़ी बनानी है स्टेट की बाउंड्री, नाम, गांव, साइज, पूरा लैंड सब आगे पीछे छोटा बड़ा करने में, तब क्या उनको राष्ट्रपति जी की मंजूरी चाहिए, राष्ट्रपति जी का रिकमेंडेशन चाहिए? ठीक है, यहां पे नहीं चाहिए। क्या आर्टिकल 2 और 3 में चाहिए वो चीज? बताना जरा मुझे। नाउ ऐसी कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी? अब मेजोरिटी आगे वर्ड अभी आएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बनने वाला है इस क्लास में भी, आगे पार्लियामेंट की क्लास में भी, तो जब मैं आगे इमरजेंसी पढ़ेंगे वहां भी। अब मेजोरिटी माने बहुतायत, ठीक है, जो ज्यादा है वो उसकी चलेगी। अब क्या क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी ऐसा अमेंडमेंट का प्रोसीजर लाना है, तो उस बिल को पास कराने के लिए, ये जो बिल लाया गया है, ये दोनों में से कोई भी बिल लेके आया है, इस बिल को पास कराने के लिए टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा चाहिए, प्लस साथ ही जितने लोग उस दिन वोट दे रहे हैं उनमें से 2/3 से ज्यादा लोगों की हां चाहिए। और एक दूसरा तरीका भी होता है कि उसमें किसी और एक मेजोरिटी और भी होती है, अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा, पर अगर आपको याद आ रही है तो बता देना मुझे भी कि आप समझ गए कौन सी मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं। नाउ बिल इन हाउसेस, अगर एक हाउस से पास हो गया बिल, दूसरे हाउस में गया, तो दूसरे हाउस से भी उस बिल को पास होना पड़ेगा। बोथ द हाउसेज नीड टू पास दिस बिल सेपरेटली विद स्पेशल मेजोरिटी। ऐसी स्पेशल मेजोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी तभी कह रहे हैं कि संविधान में अमेंडमेंट लाना बहुत आसान नहीं है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्यों टफ हो जाता है ये, और क्यों हर बार संविधान को रोज सुबह उठ के एकदम नहीं बदल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजोरिटी में बहुत ज्यादा पंगा पड़ जाता है। ऐसे नहीं कोई सब लोग एक साथ हाँ बोल भी देते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अगर दोनों हाउसेज ने सेपरेटली बिल पास करना है, एक ने कर दिया, एक हाउस ने नहीं किया, लोकसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। अब ये डेडलॉक के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। और बाकी बिल्स के ऊपर चर्चा वर्चा करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, पर अगर अमेंडमेंट का प्रोसीजर का अगर कोई बिल कोई विधेयक है और जो लोकसभा में राज्यसभा में रखा हुआ है, एक हाउस से पारित हो चुका है, दूसरे हाउस में जाके रह गया, तो उन दोनों को डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि साहब आ जाओ, दोनों हाउसेस साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई प्रोविजन नहीं है ही नहीं। नाउ जब भी कोई फेडरल फीचर का कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यही वो मेजोरिटी थी जो मैंने अभी बताई थी पीछे, कि अगर आपको याद आ रही तो बता देना। कोई अगर फेडरल प्रोविजन जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट रिलेशन इफेक्ट हो रहे हों, सेंटर स्टेट रिलेशन माने अगर जब स्टेट्स के साथ कैसे डील करता है, कैसे तालमेल करता है, कैसे उनसे ट्रेड करता है, कैसे उनके साथ रिश्ते बनाता है, जीएसटी होगा, कुछ और होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? पार्लियामेंट के अंदर तो दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। साथ ही क्या चाहिए? हमारे जितने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं हमारे यहां, जितने भी स्टेट्स हैं उसका 50% स्टेट्स हमारे साथ हों। मतलब कुल मिला के रेटिफाई कर दें जो कम से कम 15-16 स्टेट्स का लेजिस्लेचर, विधानसभाएं, ये हां बोल दें अपने विधानसभाओं में कि हां हम सेंटर के साथ हैं, सेंटर सही कर रहा है इस बार, और तो उसको कहते हैं रेटिफाई करना, कि हमने रेटिफाई करवा दिया।
हमने विधानसभा से या अपनी लोकसभा से उसको पास कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, उसको पक्का कर दिया कि सही है। तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए ही चाहिए, जो पार्लियामेंट की है 2/3 से ज्यादा, और भी टोटल ऑफ 50%, तो 50% ऑफ टोटल, सॉरी उल्टा बोल गया। नाउ रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये सब अभी आगे है, पूरा चैप्टर अभी ऐसे ही खुलेगा, यही सारे तहे पन्ने हैं। अब राष्ट्रपति का इसमें क्या असेंट, कोई योगदान रह गया कि नहीं, भाई नहीं रह गया। तो 24वां अमेंडमेंट आया था 1971 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार लेके आई थी। इन्होंने पहली बार बोल दिया कि देखो आर्टिकल 368 की लैंग्वेज को ही मैं चेंज कर रही हूं, और अब से क्या होगा कि पार्लियामेंट ने अगर किसी ऐसे प्रोविजन को अमेंड करना चाहा है और वो बिल पास हो चुका है, तब राष्ट्रपति के लिए यह ऑब्लिगेटरी है कि वो अपनी असेंट दे दें। वो उस असेंट को, असेंट माने हां बोलना, उसको अपनी रजामंदी देना, उस पर दस्तखत करना। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल दोनों हाउस से पास होकर खड़ा हुआ है और राष्ट्रपति के दरवाजे पे खटखटा रहा है कि साहब पास कर दो, देखो लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो पहले क्या होता था, एक प्रोविजन था कि राष्ट्रपति जी बिल को वापस भेज देंगे, या बिल को लेके बैठ ही गए, आगे कुछ उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति से पूछ रहे हैं सरकार मालिक साइन, हाँ बता देंगे अभी रुको। तो ऐसे केस में इसको 24वें अमेंडमेंट से हमने इसको सुधार दिया। हमने बोला अगर हमने, सरकार ने या पार्लियामेंट ने एक बिल पास करवा लिया है दोनों हाउसेस से, दैट मींस कि वो देश की रजा है, कि वो देश की मैंडेट है। अब ऐसे केस में राष्ट्रपति जी उस पे ऐसे अपना विचार नहीं बताएंगे कि रुक जाओ थोड़ा इस पे और विचार कर लेते हैं और उस पे बातें चर्चा कर लेते हैं। नहीं, हो गई चर्चा, अब साइन करो, साइन करने का टाइम आ चुका है। तो अगर कोई भी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनके पास आएगा दोनों हाउस से पास होके, तो इनका ऑब्लिगेशन है, इनकी मजबूरी है कि अब इन्हें दस्तखत करके देने ही देने हैं। दो करके दो, बस आगे काम करना है। नाउ रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें क्या योगदान है? कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो। कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच अ बिल, तुम बोल ही नहीं सकते। यूपी बिहार कल को खड़े होकर नहीं कह सकते कि साहब एक काम करो, थोड़ा सा और बदलाव करो संविधान में, यूं कहते हैं कि साहब पार्ट 4 हटा दो। यूपी बिहार नहीं कह सकते ऐसी चीज, कह ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी स्टेट ऐसा लेजिस्लेचर ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कर रहा हो, सिवाय एक टॉपिक के। वो टॉपिक अभी आगे आएगा, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स जोड़ रखे हैं जो इस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हमारे वरुण गांधी जी हैं, तो अब ये सरकार के हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एक एमपी हैं नॉर्मल, ये प्राइवेट मेंबर हैं और ये लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है। अब ये भी एक बिल ला सकते हैं, और जो सरकार के मेंबर हैं, यानी ये जो होम मिनिस्टर जी हैं हमारे अमित शाह जी, तो वो अमित शाह जी भी एक होम मिनिस्टर हैं, ये एक अपना बिल ला सकते हैं। दोनों के दोनों कैन इंट्रोड्यूस द बिल टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये अपने हाउस में अपना बिल पेश कर सकते हैं, और फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यही मैं समझा रहा था पहले कि जो सत्ता में ना हो कोई शख्स, वो भी ये कह सकता है, क्योंकि वो भाई मेंबर तो है पार्लियामेंट का। तो अगर पार्लियामेंट में पावर है तो पार्लियामेंट के हर मेंबर में पावर है कि वो ऐसी बात कर सके, बात तो उठा सकता है। भले ही उस पर रेजोल्यूशन पास ना हो, भले ही वो बिल फेल हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बात नहीं कर सकते। तो कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और कोई सरकार का मेंबर भी ये चीज कर सकता है, अमेंडमेंट के लिए अपना बिल प्रस्तुत कर सकता है, अपना विधेयक प्रस्ताव तो दे ही सकता है कि साहब मेरे पास एक सजेशन है कि ये अच्छा काम होगा अगर हम इसको कर देंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि अमेंडमेंट कैसे कैसे होते हैं। नाउ जो 368 है, 368 में पहली बात तो दो तरह के अमेंडमेंट का जिक्र होता है, या तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा एंड ऑल्सो थ्रू आइदर बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ये क्या हुआ, इसको पहले एक करके समझो। जैसे 2/3 मेजोरिटी है, तो ये तो सेंटर है ही है, प्लस 50% ऑफ जितने हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ, अभी आगे मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी डाल रखी है ताकि आपको, काफी बच्चे 11th-12th के होंगे जो ये चीज सुन रहे होंगे, या इंजीनियर्स होंगे आगे फ्यूचर के ऑफिसर्स, उनको समझ में जल्दी आ जाएगा नंबर्स के साथ, और नंबर्स का समझना आसान भी होता है। तो ये वाला जो हमें प्रोसेस करवानी है ये होगी बड़ी टफ।
ये आसान प्रोसेस नहीं है। 368 आर्टिकल पे इतना विवाद हो रखा है, इतने ज्यादा लोगों ने इस पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं कि सर देखो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और देखो कैसे इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, या कैसे देखो कितना टफ हो गया है, ये इसको आसानी कर दो। तो ये चीज के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या 368 खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? ये भी क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। नाउ सम अदर आर्टिकल्स, कुछ और ऐसे आर्टिकल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी, क्या क्या बात हो गई हमारे सामने? स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो गई, एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तीसरी चीज, सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग हैं, टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, सिंपल बात। दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक सिंपल कानूनी प्रक्रिया के तहत जैसे पास होता है। आपको याद है आर्टिकल 4 हमने यूनियन एंड स्टेट्स में पढ़ा था, यूनियन एंड टेरिटरी में पढ़ा था। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा संविधान में अगर 2 या 3 आर्टिकल के तहत आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो। ठीक है, तो आर्टिकल 4 की लैंग्वेज ही ये थी जो पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा था, हिम्मत दे रहा था कि ऐसा है, आप 368 के तहत जो मैं अमेंडमेंट नहीं मानूंगा जब आप 2 और 3 के तहत अमेंडमेंट करोगे। 2 और 3 क्या थे? 2 और 3 कहते थे कि नए स्टेट का एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, या स्टेट की लैंड बाउंड्री, ऑर्डर, नेम, साइज कुछ भी छोटा बड़ा करना। तो ये वाले जो अमेंडमेंट करने होंगे, इसकी वजह से संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है 368 के तहत, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो 3 तरह की हमको यहां पे मेजॉरिटी दिखनी शुरू हो गई है। अमेंडमेंट बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट 368, और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर्स। ये बहुत टफ है, ये वाली तो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, इसके आगे तो स्टार लगा लो, ये तो एस्टरिस्क है, ये तो भयानक चीज है। तो ये कम तो ये भी नहीं है खैर, पर यहां आपको आधे ज्यादा स्टेट भी साथ में चाहिए कि वो स्टेट भी हाँ बोल रहे हो अपने अपने विधानसभा से खड़े होके, तो ये तो और टफ हो जा रहा है। अब एक एक करके शुरू करते हैं सिंपल मेजॉरिटी पे। पहला आ गया सिंपल मेजॉरिटी। ये क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस कितने हैं लोग? जितने 100 लोग हैं, 100 में से 50% चाहिए, बस। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। सच अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 4 याद करो, यूनियन टेरिटरी में मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत पार्लियामेंट जब भी नाम, गांव, साइज, लैंड कुछ भी छोटा बड़ा करता है, ऊपर नीचे करता है, स्टेट की खिचड़ी कर देता है, तो वो आर्टिकल 4 कहता है कि ये 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं है, ये आसान अमेंडमेंट है, कर दो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही रिसेंटली क्या हुआ था, जब नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हमने बढ़ाए गए थे 31 से 34। कौन से साल में किया था? ये अभी हाल में किया है। ये किस ईयर में किया है? विच ईयर? ये क्वेश्चन है नहीं इंपॉर्टेंट, पर ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कब बढ़ी। अभी एक अमेंडमेंट के तहत ही किया था ये, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही अमेंडमेंट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी 31 जजों से लेकर 34 जजेस पे। ठीक है, अब सिंपल मेजॉरिटी के बाद का एक एग्जांपल है। मान लो हमारे यहां लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543। मैंने बोला कि इस दिन आए हैं कुल मिला के 390 लोग, बस। जितने मेंबर आए हैं प्रेजेंट और वोटिंग, जो खड़े भी हैं उस दिन, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि साहब स्पीकर महोदय, हम आए हैं, हम अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए हैं पर हम प्रेजेंट तो हैं, हमारी एब्सेंट मार्क मत करना, हम यस मैम बोल के हम आए हैं, प्रेजेंट सर, यस सर, जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट हैं हम हाउस से नदारद नहीं है, पर हम वोट नहीं देंगे, नहीं दे रहे, हम वोट से एब्सटेन कर रहे हैं। तो एब्सटेन भी करते हैं कुछ लोग ये बोलते हैं कि साहब हम वोट में हिस्सा नहीं लेंगे, आप ये जो अमेंडमेंट का ये जो सिंपल मेजॉरिटी आप जो पास करना चाह रहे हो, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, हम ना हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग में काउंट नहीं होंगे, ये लोग काउंट होंगे खाली प्रेजेंट है, चुपचाप देख के चले गए। ठीक है, 543 की स्ट्रेंथ है, 543 की हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। इस टोटल में से इस दिन आए हैं, आज हमारे पास आए हैं 390 लोग आए मान लो, ठीक है, 543 में से इतने लोग प्रेजेंट है, बाकी तो एब्सेंट ही हो गए, वो आए ही नहीं, वो छुट्टी पे थे,
अपने घर पे बैठे हुए थे। अब 390 का मुझे आधा चाहिए, 195। तो 195 ऐसे होने चाहिए जो उस दिन आए हों और जिन्होंने वोट दिया हो यस बोल के कि हाँ ये मेजोरिटी से पास करो, ओके डन। अब रिक्वायर्ड मुझे कितना चाहिए होगा, 196, मेजोरिटी से एक ज्यादा, बस मेजोरिटी पास हो गई, मेरा मेरा बिल पास हो जाएगा। बस सिंपल काम है, सिंपल मेजोरिटी है कि 543 की टोटल स्ट्रेंथ है, 543 में से आए थे उस दिन 390 लोग, 390 में से आधे चाहिए थे हाँ बोलवाने के लिए, आधे में +1 कर लिया, मेजोरिटी से मैं जीत गया, हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट कम टू सिंपल मेजोरिटी से हमने क्या क्या किया है। सिंपल मेजोरिटी हमको क्या क्या दिलवा देता है, ये दिलवा देता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम्स और साइज, कुछ भी कह लो, ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट। जो स्टेट्स में विधान परिषद होते हैं, जो जहां पे एमएलसी जाके बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यूपी में है, कर्नाटका में है, ठीक है। आपको मैंने एक नेमोनिक दिया था कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था उसके ऊपर, जिसमें मैंने बोला था कि कितने स्टेट्स में विधान परिषद है, उसको याद करने का एक ऑर्डर है। आपको याद है? आप में से किसी ने अगर शॉर्ट देखा हो तो ठीक है। सेकंड शेड्यूल में अगर कुछ बदलाव करना होगा, जहां पे इनके पैसों की बात होती है, इनके सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, इन सब की बातें होती हैं, तो सिंपल मेजोरिटी पास होती है। जितने लोग आते हैं उनमें से आधे लोग हाँ बोलते हैं, डन, ओके। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ये 390 भी ना है, अगर यहां पे 200 लोग आए हैं तो 200 में से मुझे चाहिए 101 लोग, बस ये समझ लेना। तो अगर बस यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग, मुझे 50% ऑफ टोटल 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, भले यहां 390 ना हो, भले यहां 400 लोग हो या 200 लोग हो, लेकिन यहां पे 54-55 से कम नहीं होने चाहिए। 54-55 से कम हो जाएगा तो कोरम फिट नहीं होगा, तो कोरम नहीं प्रेजेंट है। एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे आएगा जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा कोरम। तो कोरम क्या कहता है? कोरम कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनको होना चाहिए ताकि एक सेशन उसको कह सके कि एक सदन इस समय उसमें है, क्या बोलते हैं, सेशन में है, ठीक है। तो जब लोकसभा, राज्यसभा जो भी होती हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि सब लोग एकदम आगे ठुसे हुए बैठे हों, कई लोग नहीं आते हैं, छुट्टी पे हैं, नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं घर से ही, या जो भी हैं कुछ भी कर रहे होंगे। तो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमें चाहिए ताकि हम बोल सके कि हाँ एक कोरम बैठा हुआ है। जब एक रोल कॉल होती है, और जो आपको याद है पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर के सामने नीचे वेल में वहां बहुत सारे ऑफिसर बैठे होते हैं, तो वो ऑफिसर लगवाते हैं अटेंडेंस, वो लगवाते हैं एमपी से, जितने सब सारे बैठेंगे, सर आप अपने आप को प्रेजेंट कहते हो कि नहीं कहते हो? प्रेजेंट नहीं कहते हो तो जाओ यहां से, प्रेजेंट कहते हो तो यहां पे हम आपका नाम लिख रहे हैं। अगर 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप है, 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप 10% अगर होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ सर एक कोरम इज प्रेजेंट, अब कोरम से आप काम करवा लो, ठीक है। तो इनसे कम नहीं होना, कोरम से अगर कम होगा तो वो सेशन, तो सदन फिर सेशन में नहीं है। उससे अगर 10% से कम लोग भी प्रेजेंट है तो फिर वो क्या ही लोग हैं, 550 लोग होने चाहिए, आए हैं 20 लोग, क्या काम करा लोगे? कुछ काम हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई कोरम प्रेजेंट हो, साथ ही 200 लोग भी अगर होंगे यहां पे, 100 लोग भी होंगे यहां पे, तो 100 का मुझे चाहिए 50%। सिंपल बात है, सिंपल मेजोरिटी की सिंपल बात ही होगी। अब इसके आगे देखो और क्या क्या करा लेते हैं हम जब राष्ट्रपति की, गवर्नर्स की, स्पीकर की, जजेस की, इनकी सबकी सैलरियां बढ़वानी हो, इनकी सबकी प्रिविलेज और बढ़ानी हो, अलाउंस देने हो, कुछ और हो, तो इनको उसमें जब हमें बदलाव करना पड़ता है सेकंड शेड्यूल में, जहां पे इनका ये सब लिखा हुआ है कि इनको कितना पैसा मिलेगा, इनको कितने अलाउंस मिलेंगे, इनको कितना प्रिविलेज मिलेगी, सब कुछ, ठीक है, वो सारे बदलाव करने होंगे। सिंपल मेजोरिटी, अगेन सिंपल मेजोरिटी, सिंपल काम है। कोरम इन पार्लियामेंट, जब कोरम हमारा चेक करवाना हो हमको, आई गया कोरम नीचे। नाउ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब इनको खुद ही को अपनी सैलरी बढ़वानी हो ऑफ कोर्स, तो ये लोग क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी पास करवाएंगे। एक काम करते हैं, इतने लोग जा रहे हो, तुम एक काम करो, 200 लोग चले जाना और हाँ बोल के आ जाना, बस ठीक है, हो गया काम। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, इसको जब चेंज कराना हो, या प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, के पार्लियामेंट की कई सारी जो मेंबर होते हैं उनकी जो कमिटियां भी होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, कोई भी एडहॉक कमिटी, कोई भी मतलब स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस होगी, कुछ भी होगी, तो इन कमिटियों की, पार्लियामेंट्स की जो प्रिविलेज है, जो ये लोग एंजॉय करते हैं, इम्यूनिटी वगैरह जो एंजॉय करते हैं, कि पार्लियामेंट के लोगों पे कितनी ओहदा है, कितनी पावर है, देखो ये लोग टोल टैक्स नहीं देते हैं, देखो ये लोग यहां से निकल जाते हैं, देखो ये लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, नो पार्किंग खड़ी कर सकते हैं, जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूं ये सब सच है,
पर ऐसी कुछ प्रिविलेज हो सकती है जो पार्लियामेंट, हमारे देश की लोकतंत्र के मंदिर को जो हमने कुछ प्रिविलेज दी हुई है कि साहब ये माननीय लोग हैं, ये लोग राइट ऑनरेबल्स हैं, राइट ऑनरेबल्स, माननीय महोदय ये लोग हैं, ठीक है। तो इनको हमने कुछ बोला कि साहब हाँ ठीक है, आप बड़े हो साहब, जीत के गए हो, जनता के प्रतिनिधि हो, मैंडेट है आपके पास, तो इन लोगों को हमने दी प्रिविलेज। उसको अगर कुछ चेंज कराना हो, बढ़ाना ही हो, चेंज तो क्या ही होगी। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, अगर इस पर कुछ चर्चा करनी हो या इंग्लिश बोलनी है कि नहीं बोलनी है तो ये सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। नंबर ऑफ प्यूजीन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, प्यूजीन माने प्रेजेंट, ठीक है, अगर जज बढ़ाने हैं तो कुल मिला के। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा कोई क्षेत्राधिकार देना है, जुरिस्डिक्शन की और पावर देनी है, तब हम सिंपल मेजोरिटी पास करेंगे। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर अगर कोई नए उस पर चर्चा करनी हो तब हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, आसान। अगेन नाउ नागरिकता, सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन में अगर कुछ बदलाव करना हो, जो आर्टिकल याद है, आर्टिकल 5 के बाद, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जितनी हमारी बातें हो रखी हैं वो सारे में कुछ बदलाव करना होगा संविधान के अंदर, तो हम बोलेंगे कि सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास करा लो। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, सिंपल काम है, आसान सिंपल भाषा में भाई समझाया जा सकता है कि भाई इलेक्शंस के लिए अगर कुछ और छेड़छाड़ करनी हो, कुछ और इसमें क्वालिफिकेशन लगानी हो, कोई नया क्रेडेंशियल जोड़ना हो, तब हम सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करवाएंगे। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सॉरी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे दिल्ली है, जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे से कितने एमपी सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, कितने एमएलए इलेक्ट होते हैं, तो ये सारे कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं, अपने कुछ क्षेत्राधिकार से, अपने कुछ क्षेत्र से आते हैं। तो अब छोटा शहर है, वहां से एक ही एमपी चुन के आता है, कोई बड़ा शहर होता है, वहां से हो सकता है एक दूसरा एमपी भी हो जाए, रूरल एरिया से आ जाए, कोई अर्बन एरिया से आ जाए, ऐसा करती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना होगा, जैसे मान लो ये इंडिया है, एक रफ शेप, ठीक है, अब यहां पे पहले ऐसे ऐसे स्टेट थे, ये थे, ये थे, ये सारे सिटी हैं, ओके, फिर डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन कहेगा कि एक काम करो, ये बड़ा स्टेट है, इसमें से 2 छोटे छोटे निकाल दो और, ठीक है, ये इसमें से एक और निकाल दो अलग, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो। तो ये क्या काम हो रहा है, ये हो रहा है डिलिमिटेशन करना, कि हमने क्या कर दिया, हमने पॉपुलेशन को देखा, हमने बोला कि ऐसा करते हैं ताकि हर पॉपुलेशन, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक एमपी या एमएलए हो सके, हमने उसको ऑर्डर सेट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का हम उपयोग करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन हम आगे पढ़ेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन अब इस साल इंपॉर्टेंट भी हो रहा है क्योंकि हमारा डिलिमिटेशन का समय आ रहा है। नाउ जब इसके ऊपर कोई चर्चा करनी होगी, कोई इस पर कोई फैसला लाना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, तो हम अगेन यूज करेंगे सिंपल मेजोरिटी, आसान बात है। यूटीज के लिए कोई अमेंडमेंट लाना होगा, फिर अगेन सिंपल मेजोरिटी। 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जहां पे 4 स्टेट का जिक्र है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट का जिक्र है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब इन शेड्यूल्स में हमें छेड़छाड़ करनी होगी तब हम बोलेंगे साहब सिंपल मेजोरिटी से पास होगा और कोई जरूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं असली घमासान, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, तो पहली टाइप क्या है, पहली टाइप है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज और एब्सेंटीज, चाहे वेकेंट सीट हो, चाहे लोग एब्सेंट हो, हम नहीं जानते, मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की ऑफ ईच हाउस, हर वर्ड यहां इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट इज मोर देन 50% एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा ठीक है सर, ये क्या हो रहा है, इसका पहले एग्जाम्पल ले लो। ये एग्जाम्पल है जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देना था, 10% आरक्षण, तो हमने यूज किया था इसको। अब क्या है यूज इसका, एक आगे हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, वो उसको देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, ये यूज होता है जब कोई फेडरल प्रोविजंस में बदलाव लाना पड़ता है। क्या होते हैं फेडरल प्रोविजन में बदलाव, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। कुल मिला के समझ लो, एक टाइप तो ये है जहां पे सिर्फ पार्लियामेंट का काम चल रहा है, ये काम खाली पार्लियामेंट का हुआ है, पार्लियामेंट का। नाउ जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट टाइप है 368 के तहत दूसरी मेजॉरिटी स्पेशल वाली, उसमें काम है पार्लियामेंट भी
और स्टेट्स भी। यहां दोनों का रोल है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का रोल यहां इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे फेडरल प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशंस में खिलवाड़ हो रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में बदलाव हो रहा है। कैसे? सेंटर जो है, केंद्र पार्लियामेंट जो है, लखनऊ से डील करेगा। कैसे केंद्र जो है वो अहमदाबाद से डील करेगा, पटना से डील करेगा, मतलब इन स्टेट से जो कैसे भी डील करेगा। पटना में जो विधानसभा है, पटना शहर से नहीं, जो विधानसभा है, जो वहां की स्टेट की जो बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी, उस बॉडी से वो कैसे डील करेगा। अगर उसमें कोई छेड़खानी करनी हो तब उसमें आपको आधे से ज्यादा स्टेट चाहिए जो आपको आपके साथ खड़े हो, आपके साथ हाँ बोल रहे हो, और पार्लियामेंट की अपनी पहली वाली मेजोरिटी तो रहेगी रहेगी। और टफ होता जा रहा है, अब यहां से टफ होगा। इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल। सुनना पूरी बात। अगर ये एक भी या कुछ भी या सारे स्टेट्स भी कोई एक्शन ना लें, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट, द बिल इज पास्ड, द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड। हो गया, हो गया। हमने 2800 स्टेट्स को भेजा कि साहब ऐसा है, हम ये लाने वाले हैं। मान लो जीएसटी के बाद कोई नया बिल आने वाला हो, कोई नया टैक्स आने वाला हो, जीएसटी के बाद आएगा, मान लो मैंने मन से बना रहा हूं टीएसटी, ठीक है, टोटल सर्विस टैक्स, ठीक है, फर्जी है, कुछ है नहीं। तो अब इस टीएसटी को मैं सारे स्टेट्स के पास भेज दूंगा। एक काम करो, सबके तुम 2800 स्टेट्स हो, सारे तुम लोग यूपी से लेके, चंडीगढ़ से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके सारे कन्याकुमारी तक, तुम सभी स्टेट्स ये पढ़ लो बिल और मुझे बता दो कितने लोग मेरे साथ हैं। 28 में से 10 स्टेट ने बोला हम नहीं आपके साथ। तो मैंने कहा बाकी कि सर बाकी हैं, बाकी हैं, ठीक है, 18 लोग हैं, 18 स्टेट्स मेरे साथ हैं। मैं कहूँगा हाँ, अगर हाँ मेरी फॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। पर क्या अगर खाली 10 स्टेट मेरे साथ हों, बाकी 28 में से बाकी 18 खड़े हो जाए, मने कर दें हमने नहीं 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 हम नहीं आ रहे आपके साथ, तब मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तब मुझे उन विधानसभाओं से बात करनी पड़ेगी, क्या बात है भाई, क्यों नहीं मान रहे हो, कैसे नहीं मानोगे, मानोगे कैसे नहीं, मनवा तो लेंगे, तरीके हमको भी आते हैं। तो ऐसे होगी फिर बात। आपको आधे से ज्यादा स्टेट चाहिए नॉर्मली फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, जब आपको फेडरल प्रोविजन में आपको बदलाव करना हो, ठीक है। नाउ देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट थ्रू द बिल। बस ये एक हो जाता है। जो 101वां अमेंडमेंट जो था रिलेटेड टू जीएसटी, ये यही था। कई स्टेट्स ने, आपको याद होगा, कई स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंगें कर रहे हैं, अपने सेक्रेटरियों को बुला रहे हैं, चर्चे कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब पेट्रोल होगा वो जीएसटी में नहीं आएगा, अल्कोहल होगा वो जीएसटी में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं लाओ, वो नहीं लाओ, हमारे स्टेट का हिस्सा खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, जो हो जाए सब कुछ। तो कई ऐसे स्टेट्स थे जो उस समय कह रहे थे अभी बताएंगे, रुक जाओ, 1 महीना और दो, 2 महीना और दो। तो टाइम लिमिट नहीं है, पर चाहिए 50% स्टेट्स हमारे साथ। अब ये पाने के लिए ही सारी गठजोड़ मिलानी पड़ती है। समझो, एक एग्जांपल है, मान लो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 543, पता ही है, ठीक है। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उस दिन अगर 500 हैं, ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 43 लोग चले गए घर, अपने नहीं आ रहे, घर से ही काम कर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचे हैं 500 लोग, एंड मेंबर हु चूज टू वोट ओनली वो 390 हैं, ठीक है। ये मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट हैं 500 लोग, इन 500 में से 390 हैं जो खाली बस वोट देने वाले हैं। अब क्या होगा, टोटल मेंबरशिप कितनी है 543, इसका 50% 271.5, 272, ठीक है, लिख दिया 272। 50% टोटल मेंबरशिप का कितना हो गया 272। अब जितने लोग उस दिन प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ वोटिंग है 500, पर कितने लोग वोट दे रहे हैं 390, ठीक है। 390 का 2/3 कितना हुआ 260, ठीक है। 390 कर दूं कैलकुलेशन, समझ में आ गई, 390 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 3 से ये गया 130 और इंटू 2 गया 260, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ये समझ में आ गई, ये सिंपल है, 260 आ जाएगा हमारा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 50% कितना होगा 195, ये फिगर अभी बाद में काम आएगा, इसको अभी छोड़ दो। तो कुल मिला के हमें चाहिए उस दिन पर क्या ये 260 270 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है, क्या नहीं हो पाएगा। ये नंबर क्रॉस अगर नहीं हुआ तो स्पेशल मेजॉरिटी से कोई चीज पास नहीं हो पाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं यही समझा रहा था आपको
कि मैंने उस दिन ऐसे लोग बुलाए जो 390 थे, मेजोरिटी से तो कम होंगे ही होंगे। अब मुझे 390 के 2/3 मुझे मिल गए, ठीक है, पर क्या वो इसके ऊपर जा रहे हैं? टोटल मेंबरशिप का 50% से क्रॉस हो रहा है मेरा, 272 का मार्क ऊपर क्रॉस हो रहा है। होने चाहिए 543 प्लस टू, ये हट चुके हैं। आपको पता है ये दो लोग कौन होते हैं? चलो मैं इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, पर ये दो लोग वोट नहीं देते हैं, ये दो लोग बस नॉमिनल होते हैं। तो ये 543 का मुझे 50% चाहिए था, वो नहीं क्रॉस हो पाया, मैं फंस गया मैं। अब स्पेशल मेजोरिटी 50% टोटल मेंबरशिप कितना हुआ? 272 चाहिए थी, पर आई कितनी मेरे पास? 260। रिक्वायर्ड 261 चाहिए अगर मुझे सेकंड क्लॉज से मुझे पास करवाना है। नहीं हो पाएगा पास अगर 272 के ऊपर मेरा मार्क नहीं पहुंच पाया। भले मेरे पास प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 से ज्यादा थे, जो लोग खड़े होकर चीख रहे थे, बोल रहे थे हाँ पास पास पास, यस, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टोटल से नीचे रह गए हम, टोटल के 50% से हम कम रह गए। नाउ कम्स एक और, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द राटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। जब मुझे 28 स्टेट में से मुझे आधे स्टेट चाहिए, क्या होगा, कैसे कराऊंगा मैं? तो इसको मैं बोलूंगा, पहली बात तो 50% टोटल मेंबरशिप, जो कितनी हो गई? 272। रिक्वायर्ड है मुझे 272 लोग मेरे अपने सेंटर पार्लियामेंट में, जहां लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसमें से टोटल 272 लोग तो हों जो हां कह रहे हों। साथ ही उस दिन जो लोग 390 जो लोग आए हुए थे, उसमें से मुझे 261 चाहिए थे, ठीक है, मतलब 261 लोग जो उस दिन हाँ बोल रहे हो। साथ ही 10-20 लोग और ऐसे जो मेरे साथ खड़े होकर बस हल्ला कर रहे होंगे, अम्मी हाँ आपके साथ है, करो, लाओ वोट दो, लाओ बिल, हो जाएगा। अभी मेरी एक कहानी यहां तो हो गई, जो मेरा सेंटर का रोल था, यहां तक हो गया। नाउ लेट्स कम टू द स्टेट्स। अब स्टेट्स कितने हैं कुल मिला के? 28 स्टेट्स हैं। मैंने मान लिया कि भैया 14-15 मुझे चाहिए स्टेट्स। नाउ कम्स सेकंड पार्ट, जहां पे मुझे आधे से ज्यादा स्टेट चाहिए जो सिंपल मेजोरिटी से अपनी अपनी विधानसभाओं में मैं विधानसभा लिख दे रहा हूं यहां पे, ये चीज मुझे वहां चलेगी, विधानसभा, इनकी विधानसभाओं में, ये अपनी अपनी विधानसभाओं में अपनी सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लें। मतलब हर विधानसभा की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, जितनी विधानसभा हैं, गुजरात की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी। तो इन विधानसभाओं में क्या होगा, विधानसभा में लोग बैठेंगे, उस दिन जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसमें से 50% वो लोग बोलते हैं कि हाँ सेंटर ने जो काम कर रखा है ऊपर वो काम सही है, ओके है, पास, डन। तो ऐसे मुझे चाहिए कुल मिला के 15 स्टेट्स। क्यों 15? क्योंकि हमारे यहाँ कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। 28 का आधा कितना हुआ? 14। मुझे 14 + 1, मुझे एक स्टेट और चाहिए जो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करवा रहा हो, हाँ इसको अपने हाँ बोल रहा हो और सेंटर के साथ खड़ा होकर बोले कि डन, अप्रूव्ड, को ऐड कर दो चेंज। ये वाला काम होगा स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2। अब यहां मैं जो आपको कुछ और मेजोरिटी पढ़ा रहा हूं, ये मेजोरिटी हमारे आपके इस चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है, पर कुछ जरूरत पड़ रही है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये सीख जाओ, एक साथ सारी मेजोरिटी सीख के जाओ, एक जगह पे आपको मेजोरिटी दिख जाएगी कम से कम। तो ऐसी कुछ मेजोरिटी जो आर्टिकल 368 के बाहर है, वो क्या क्या है? वो है आर्टिकल 249 में। 249 क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देश हित में पार्लियामेंट के पास पावर है 249 के तहत कि 249 में वो 2/3 से ज्यादा मेंबर जब राज्यसभा के लोग हों, वो जब बोलें कि सर एक काम करो, स्टेट लिस्ट में कोई एक सब्जेक्ट है जो उसके ऊपर आप कानून बना दो। ये कैसे होगा कि भाई आपके पास शेड्यूल में भाई लिस्ट लगी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक हैं, संविधान उस पे संविधान कहता है कि यूनियन कानून ना बनाए, सेंटर कानून ना बनाए। पर ऐसा कोई सिचुएशन आ सकती है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये फोटो कहां की है? न्यू या ओल्ड? तो यहां राज्यसभा जो बैठी हुई है, यहां मान लो 2/3 मेंबर्स हो गए मेरे पास। अगर इन सब ने मिलकर बोल दिया कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट इस पे कानून बनाए, जो स्टेट लिस्ट का कोई भी टॉपिक है, लैंड, पुलिस, हेल्थ, तब पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है क्योंकि वो देश हित में है। ये काम राज्यसभा के पास ये पावर है। राज्यसभा कहती है कि देखो मेरे यहां 2/3 से ज्यादा लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, जो ये कह रहे थे स्पेशल मेजोरिटी से हमने पास कर लिया है कि साहब
अब राज्यसभा क्यों? राज्यसभा इसलिए, राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। यहां स्टेट्स अपने अपने बड़े बड़े एमपी भेजते हैं। हाउस ऑफ एल्डर है ये, हाउस ऑफ एल्डर भी कहते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके अलग अलग नाम है पार्लियामेंट, इसके भाई राज्यसभा के अपर हाउस भी कहते हैं इसको। यहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं, थोड़े बुढ़े लोग बैठते हैं। अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर, हाउस ऑफ एल्डर्स। क्योंकि एल्डर्स इसलिए क्योंकि यहां पे जो एज लिमिट है वो 35 साल से प्लस है, कि थोड़े सीनियर लोग हों जो राज्यसभा में जाएं। ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी होता है ये। अब क्या होगा, ये लोग जब राज्यसभा के लोग हैं तो ये बोलेंगे हम राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक राज्य का कुछ एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं, जो जैसे यूपी के पास एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, कि यूपी से आ सकते हैं मान लो 20 लोग एमपी, 20 एमपी इन द राज्यसभा। गुजरात से आ सकते हैं मान लो 15 लोग एमपी, राजस्थान से आ सकते हैं मान लो 22 लोग। तो ऐसा क्या हो सकता है, ये सारे एमपीज हैं जो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जैसे लोकसभा में होता है। लोकसभा में आते हैं एमपी फ्रॉम आगरा, एमपी फ्रॉम अलीगढ़, एमपी फ्रॉम कानपुर, एमपी फ्रॉम भोपाल। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को। पर जो एमपी यहां राज्यसभा में बैठे हुए हैं ये बोलते हैं हम 20 लोग हैं एमपी फ्रॉम यूपी। ठीक है, तो अब जब ये लोग, ऐसे 2/3 लोग यहां हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप स्टेट लिस्ट के ऊपर एक टॉपिक पे कानून बनाओ देश हित में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है 249 के तहत कि हम बना सकते हैं, बना देंगे, कर देंगे सही उसको, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। बस आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ डाउट पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगा। नाउ राज्यसभा को देख लो, 245 की स्ट्रेंथ होती है इनकी। 245 में से वेकेंट है मान लो 45। अब वेकेंट कह लो इनको, या एब्सेंट कह लो, या कुछ भी कह लो इनको, कि नहीं है ही नहीं। कुल 200 लोग आए हुए हैं, 200 लोग आए हुए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। मुझे इसका 2/3 चाहिए, दैट इज 122। 122 इसका 2/3 हो गया, तो मोर देन 2/3 में चाहिए 122 + 1, 2/3 बस। ठीक है, 123 लोग मुझे खड़े होकर बोल रहे हैं कि राज्यसभा के लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टेट लिस्ट में से एक टॉपिक चुनो, फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री या हेल्थ, एजुकेशन, नहीं एजुकेशन तो चलो कॉन्करेंट हो गया, और कोई लैंड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इस पे आप कानून बनाओ। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट बना देगी कानून उस पर कि ठीक है अब तो ओके डन, राज्यसभा ने अलाउ कर दिया, राज्यसभा हमको कह रही है कि देश हित की बात है, कानून बनाओ, बना देंगे, क्या बड़ी बात है, ये हो जाएगा 249 के तहत। नेक्स्ट आओ, आर्टिकल 61 ये बात करता है जब हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाना पड़ेगा। महाभियोग मतलब पता है हिंदी में? महाभियोग, मैं भूल गया यार हिंदी लिखना, महाभियोग, हाँ ठीक है आ गई हिंदी, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। ठीक है, महाभियोग चलाना मतलब बहुत बड़ा अभियोग चला रहे हैं इनके खिलाफ, इम्पीच कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को। जब उतारेंगे उनकी गद्दी से तो उनके टर्म खत्म होने से पहले तो उनको, और उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन भी नहीं दिया हुआ है, तब ऐसे केस में क्या होगा, अगर उनको गद्दी से उतारना है तो उसके केस में स्पेशल मेजोरिटी मिलती है हमें दिखती है आर्टिकल 61 में, जो प्रेसिडेंट के ही चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 61 में भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए एज पर आर्टिकल 61, 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बहुत बड़ी बात हो गई है, इमेजिन कर रहे हो आप ये चीज कि अभी तक प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, यहां पे बात होगी अब 2/3 की, टोटल की 543 का 2/3। लोकसभा में कितना हो गया ये मेजोरिटी? 360, नहीं ये 362 होना चाहिए, ये नंबर गलत है, तो मैं यहां पे इसको नंबर को चेंज कर दे रहा हूं, 362 होगा ये। ठीक है, नाउ अगर ये आपको दिख जाए तो कुल मिला के 2/3 ऑफ 543 है। आप नंबर एक बार टैली करना, देखना ये मैंने गलत लिखा है सही लिखा है, मुझे बताना जरूर एक बार है, मैं देखूंगा। नाउ राज्यसभा में ये नंबर क्या होगा? राज्यसभा में ये नंबर होगा 245 का 2/3, 2/3 ऑफ 245। ठीक है, ये कितना बनेगा? 164। सिंपल बात है। नाउ ये मेजॉरिटी से जब लोग खड़े होकर बोलें कि साहब राष्ट्रपति जी को समय आ गया है कि इनको गद्दी से उतारा जाए, तो हम उतार देंगे गद्दी से। जब दोनों हाउसेस से
ऐसी ऐसी मेजोरिटी के साथ कोई इनका भाई राष्ट्रपति जी को गद्दी से उतारने के लिए बिल पास हो जाए। और ये बिल बहुत बड़ी बात है। मतलब हम तो शुक्र मनाते हैं कि हमारे यहां कभी ऐसा दिन आया नहीं कि हमने कभी अपने किसी राष्ट्रपति को, महामहिम को, हिज एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी, इनको हमने गद्दी से उतारा हो। कि सोचो हेड ऑफ स्टेट को हमें गद्दी से उतारना पड़ जाए, कैसा दिन होगा वो, कैसा क्या क्या देश होगा वो, जहां पे उसके राष्ट्रपति को, उसके हेड ऑफ स्टेट को हम बोलेंगे तुम नहीं, तुम करप्ट हो, या तुम अनसाउंड माइंड के हो, या तुमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया है। ये जब कोई ऐसी बात हो जाए तो वो देश का सिचुएशन निंदनीय है। फिर तो सोचने वाली बात है कि यह वहां हुआ क्या है ऐसा। नाउ एक और मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये मेजोरिटी एब्सोल्यूट है, नाम से समझ में आ रहा है। 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ये कहां यूज होती है? जब सरकार बनानी होती है। जब सरकार बनानी होती है, सरकार को अपना कॉन्फिडेंस मोशन दिखाना होता है, सरकार को हाउस का ट्रस्ट जीतना होता है। तो कितना हुआ ये? 272। अगेन 50% टोटल मेंबरशिप, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। वो टोटल मेंबरशिप हम पहले देख चुके हैं, 272। नाउ एक और मेजोरिटी देखो, इफेक्टिव। ये आपकी बुक में नहीं है ये सब सारे, ये मैं अलग से लेके आया हूं ताकि एक साथ मेजोरिटी आपके समझ में आने लग जाए। ये चैप्टर आगे भी आएगा पार्लियामेंट में, और भी जगह आएगा। तो लेकिन मैं आपको ये सारी मेजोरिटी एक जगह आपको दिख जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेजोरिटी ऐसी ऐसी भी होती है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी की बात सुनो। इफेक्टिव माने कामगार, जो अब एक्चुअल कितनी रियलाइज कितनी हो पा रही है। तो टोटल स्ट्रेंथ जितनी है हाउस की, उसमें से माइनस कर दो उन लोगों को जो है नहीं, या कुर्सी खाली हो गई है, चाहे इस्तीफे से, चाहे मृत्यु से, चाहे कोई अपने बीमारी से, कुछ भी वजह से। टोटल मेंबरशिप माइनस वो जो सीटें खाली हैं या जो एब्सेंट है। ठीक है, दोनों चीज को। अब मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ये क्या बनेगी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ बनेगी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, एक मिनट, यहां ये स्ट्रेंथ होना चाहिए, तब समझ में आएगा। हां, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ये आ गया। अब क्लियर हुआ? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वो जो कुर्सियां खाली हैं, चाहे वेकेंट हो चाहे एब्सेंट हो लोग, तो उसका जब 50% होगा हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कहां यूज होती है? अब ये आप देख रहे हो, ये साहब अभी फेमस हुए हैं 1-2 दिन पहले, इन्होंने कुछ ऐसा एक एक्शन लिया है जो चर्चा में आ गया है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमारी हो गई 245 में से 45 एब्सेंट हैं, वेकेंट हैं, जो भी हैं, तो 200 हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई। 200 का इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी मानी जाएगी? 100 लोग। 100 + 1। समझ में आ गई बात? आसान है ये चैप्टर, समझना मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर आसान है। सिटीजनशिप की तरह इसमें डेटा नहीं है बहुत सारा, आप बस शब्द समझो। इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, टोटल, स्पेशल, सिंपल, इजी है। नाउ ये मेजोरिटी कहां का यूज हो रही है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो माने होता है बाय द वेरी वर्च्यू ऑफ, कि जो उनका ऑफिस है उसकी बदौलत ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। नाउ रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर इनको हटाना हो तो, या रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभाएं होती हैं, वहां भी जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाना होगा तब ऐसी इफेक्टिव मेजोरिटी का हम यूज करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट और उसका 50% + 1 मेजोरिटी, बस अब 50% का क्रॉस हो जाए तो वो मेजोरिटी कहलाएगी। नाउ कम्स हमारे क्या क्या हम इससे हासिल कर पाए हैं स्पेशल मेजोरिटी के पहले। जो पहली वाली मेजोरिटी थी, अब उसमें क्या क्या हो सकता है? अगर हमें फंडामेंटल राइट में छेड़खानी करनी हो, कर लो, ठीक है। डीपीएसपी छेड़खानी करनी हो तो कर लेंगे। और बाकी सारे प्रोविजन जो कवर नहीं होते हैं बाय द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? सिंपल, अच्छा नीचे लिखाइए, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी बाय स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, हमने 3 मेजोरिटी देखी है, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस स्टेट। तो जो सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स के साथ जो नहीं हो पा रहा है, वो सारे प्रोविजन इस वाली मेजोरिटी से काम हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट हम बदल सकते हैं, डीपीएसपी हम बदल सकते हैं, और बाकी संविधान के ऐसे सारे प्रोविजन जो फर्स्ट और थर्ड से कवर नहीं होते हैं। थर्ड तो बहुत ही टफ है। अब ये देखो, जब थर्ड हम जब कवर करेंगे क्या क्या हो जाएंगे विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, वो क्या क्या होंगे? जब पूरा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा छिड़ रहा होगा,
जब हमारा फेडरल 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 हमारे प्रोविजंस के साथ जब खिलवाड़ होगा, तब हमें उसको कैसे डील करना होगा। जब आधे से ज्यादा स्टेट्स हमको चाहिए, वो हमारे साथ खड़े होके हाँ कह रहे हो, क्या क्या, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड उसका तरीका, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम देश के हमारे जितने प्रतिनिधि होते हैं सबके सब वोट देते हैं, एमपी होंगे, एमएलए होंगे, सारे के सारे स्टेट्स के। तो ये लोग, और अच्छा वोट कैसे तरीके से देते हैं, वोट देने का तरीका भी बड़ा स्पेशल है, बहुत टफ है, बहुत लंबा है, आपको पता होना चाहिए कौन सा तरीका है वो। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, के यूनियन और स्टेट्स में जो पावर का जो डिवीजन हो रखा है, यूनियन की पावर कहां तक है, स्टेट की पावर कहां तक है। जब स्टेट की पावर छीनी जा रही होगी, कोई स्टेट की पावर को कंट्रोल किया जा रहा होगा या बढ़ाई जा रही होगी, तब स्टेटों का भाई हाँ चाहिए उसमें। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अगर कुछ भी चेंज करना होगा, बदलाव लाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, के यूनियन कहां कहां कानून बना सकता है, स्टेट कहां पे नहीं बना सकता है, या उल्टा वाइस वर्सा भी। ये सारे के सारे फेडरल प्रोविजन का हिस्सा बनते हैं हमारे। जीएसटी काउंसिल में कुछ बदलाव लाना होगा, या एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, इसमें अगर 7th शेड्यूल की किसी भी लिस्ट में छेड़खानी करनी होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा ऑफ कोर्स। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, दैट इज इटसेल्फ आर्टिकल 368। अगर आर्टिकल 368 को ही दोबारा छूना छेड़ना होगा तो आपको भैया, मतलब आप संविधान के बदलने वाली चाबी में आप छेड़खानी कर रहे हो, उस चाबी में छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो आपको सारे स्टेट्स की, आधे से ज्यादा स्टेट्स तो आपको चाहिए हाँ बोलते हुए आपके साथ, ये होगा। आसान दिख रहा है अभी तक। अब इसका क्रिटिसिज्म सुनो, इसका क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं इनवैलिड नहीं है। क्या है कि देखो, यूएस में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बॉडी की कभी कल्पना है नहीं। हमारे यहाँ कोई स्पेशल बॉडी कभी ऐसी सोची नहीं गई जो पार्लियामेंट का काम कर सके, पार्लियामेंट का जो अभी जो रोल निभा सके, जो पार्लियामेंट अभी करती है ना, संविधान को बदलने वाला। तो संविधान को बदलने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा कन्वेंशन होता है, जहां पे कांग्रेस बुलाई जाती है, जहां पे पूरी सेनेट आती है, कई लोग आते हैं, स्पेशल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सारे लोग बातें करते हैं। वहां बहुत टफ हो जाता है, वहां स्टेट्स की सहमति पहले चाहिए होती है, वहां टफ है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, पार्लियामेंट के हाथ में है। स्टेट्स कोई अमेंडमेंट इनिशिएट भी नहीं कर सकते, स्टेट कोई इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब कोई प्रस्ताव भी नहीं दे सकते, हिसाब बदल डालो इसको, नहीं। जब तक राज्यसभा ना बोले स्टेट्स के बिहाफ पे, तब तक नहीं बदली जाएगी। ओनली पार्लियामेंट कैन। एक्सेप्शन कहां पे है, जब पासिंग अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। जब किसी स्टेट को विधानसभा चाहिए, तब वो क्या करेगा, पार्लियामेंट को बोलेगा कि मालिक, हमें विधानसभा हमारे यहाँ है, हमें विधान परिषद भी चाहिए एक। हम विधानसभा तो हम अकेले है तो एक ही है, पर हमारे यहाँ ऐसे और भी मेंबर्स हैं जिनको हमको बड़ा विधायक बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, तो आप एक काम करो, हमारे विधान परिषद भी बना दो। या विधान परिषद पहले से है लेकिन स्टेट कह रहा है कि साहब इसको हटा दो, हमें नहीं चाहिए, विधान परिषद का हमें कोई काम दिख नहीं रहा है, इसको रद्द कर दो, हटा दो। तब एक स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करेगा अपनी विधानसभा में और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेगा उस रेजोल्यूशन के तहत कि साहब हमें या तो विधान परिषद हमें चाहिए या नहीं चाहिए। उस केस में खाली बस वो पार्लियामेंट को खाली बोल सकता है कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, आप बता दो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रैटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट। जब इनके पास जब कोई अमेंडमेंट के लिए कोई आता है रिकमेंडेशन कि साहब स्टेट आपसे, सेंटर आपसे पूछ रहा है स्टेट से कि हाँ या ना, तो स्टेट के पास कोई टाइम फ्रेम है नहीं कि कब तक बता दूं। कुछ टाइम है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, नहीं पता, बता दो, जल्दी बता दो, जो हाँ या ना जो भी होगा बताना पड़ेगा। नाउ कोई प्रोविजन नहीं है टू होल्ड अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ डेडलॉक। जहां भी डेडलॉक हो गया खत्म, को कहां बता, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, उस पर साइलेंट है। मतलब ये मान के चल रहे हैं जब भी संविधान में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा तो वो किसी भी हाउस से फेल नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए पार। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन, जहां पे खाली पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कुछ पार्ट है आइदर बाय सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी। फ्यू केसेस में हमें चाहिए होता है स्टेट का रेटिफिकेशन। ये एक प्रॉब्लम है। यूएसए में 3/4 स्टेट चाहिए होते हैं, 50 के 3/4, समझ रहे हो आप? तो वहां पे 3/4 स्टेट मस्ट रेटिफाई,
और वहां पे स्टेट्स ही पहले कन्वेंशन करवाते हैं। अगर वहां पे आधे स्टेट खड़े होकर बोल दें कि साहब हमें संविधान में हमें छिड़कानी चाहिए, करो इसको परसों तक लेके आओ, तब उसके बाद सेंटर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बनाता है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बनाई जाती है, असेंबली बनती है, वहां पे कांग्रेस के मेंबर होते हैं, स्टेट सेनेट के मेंबर होते हैं, कई सारे स्टेट्स के राज्यों के मेंबर वहां जाते हैं, पूरी बहसबाजी होती है, वहां बड़ा काम होता है। ये जो प्रोविजंस हैं बड़े स्केची हैं, दे लीव अ वाइड स्कोप ऑफ फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी। कई बार ऐसा होगा कोई चीज पास नहीं हो पाई, कोई चीज अटक गई, कोई जो जितने प्रावधान हमारे यहाँ हैं कि कौन सा मेंबर ला सकता है, क्या आप बिल को अमेंडमेंट बोलोगे संविधान में, क्या आप बिल को नहीं बोलोगे, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ऐसे कई सारे जगह पे लूप होल्स है, पॉट होल्स है, कि वहां पे क्या होगा कि वो चले जाएगा सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके पूछेंगे, सर कंफ्यूज हो गए हम सब बैठ के खड़े थे, हम सब सोच रहे थे ये अमेंडमेंट, ये संविधान में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये बोल रहे हैं माना जाएगा, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं सेंटर स्टेट सब चाहिए, बता देना जरा, हमें आंसर दे देना, हमें नहीं समझ में आ रहा। तब कई बार चीजें चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के पास, फिर जुडिशरी की जिम्मेदारी बन जाएगी, ले एक और केस आ गया, इतने केस लटके पड़े हैं, इनको और पहले सुनो। तो कई बार जो प्रोविजंस हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। देखो जॉइंट सेटिंग का ही उन्होंने प्रावधान नहीं दे रखा है अभी तक, और जॉइंट सेटिंग में कोई चर्चा भी नहीं हुई है कि जॉइंट सेटिंग हो तो कैसी हो, कहाँ हो। अब तो नया पार्लियामेंट बन गया है जहाँ पे इतने जॉइंट सेटिंग का प्रावधान, जॉइंट सेटिंग लायक स्पेस है, लेकिन जब यहाँ प्रावधान नहीं है तो क्या करेंगे जॉइंट सेटिंग वाले हाउस का लेके, और कहाँ यूज होता है, कहीं यूज हमने तो देखा नहीं है। अब आप बताओ, आपने अगर आपने कहीं जॉइंट सेटिंग देखी हो पार्लियामेंट की तो मुझे बताना, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट एक चीज आ जाओ कि इन सब के बाद भी कई बार हम देख रहे हैं कि इस जो प्रोसेस है ये काफी सिंपल भी है, इजी भी है, और सफल रही है इन मीटिंग द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशन जो भी हैं। कि क्या क्या बिगड़ा इससे, ये सारे जो हमारे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रावधान हैं ये टफ है, इजी हैं, सिंपल हैं, कैसे है, क्या इनसे कोई रुकावट आई है? क्या संविधान को जब बदलना चाहा हमने नहीं बदला? हमने बदला ना, मन भर के बदला, जी भर के बदला, और बदलेंगे आगे, क्यों नहीं बदल पाएंगे? तो बदल सकते ही हैं, चाहे तो आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, चाहे आप कितना भी कह लो कि अरे यहाँ तो लूप होल है, अरे यहाँ तो खाली है, अरे स्टेट के पास पावर नहीं है। तो भाई जिसके पास पावर है वो तो कर ले रहा है ना काम, वो तो करेगा ही करेगा, और वो इतना भी नहीं कर सकता कि वो पूरा संविधान पलटवा दे, ये तो नहीं होगा। तो प्रोसीजर इज नॉट सो फ्लेक्सिबल एज टू अलाउ द रूलिंग पार्टीज टू चेंज इट एट देयर विम्स, कि जब भी उनका मन करे, जब सुबह उठे, आज सब सुबह उठ के बोल दिया कि आर्टिकल 5 से 11 हट गए, लो नागरिकता चैप्टर ही हटा दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि उठे सब पलट दिए, उल्टे ऊपर से नीचे लटका दिया संविधान को, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। ना ही वो इतना रिजिड है कि कोई बदल ही ना पाए। सब समय चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया, संविधान लगा पड़ा तभी का, वही रूल चल रहे हैं अंग्रेजों वाले जमाने के बना के रखे छोड़ के गए, उसमें बदलाव ही नहीं किया। तो दोनों का मिक्सचर है। अभी इसीलिए हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो संविधान बनाया था, तो कई लोग, चाहे वो ग्रैनविल ऑस्टिन हो, आप इनकी जिक्र पॉलिटी की किताब में काफी बार पाओगे। आप जब भी केसी वेरे, इनका नाम काफी बार आप चर्चा में सुनते रहोगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वर्ल्ड के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफी डिटेल से पढ़ा है, काफी इन्होंने अच्छी उसमें बातें भी करी हैं, बुराइयां भी करी हैं, जो भी करी हैं, ठीक है। पर इन दोनों की कमेंट्री बड़ी अच्छी है। नेहरू जी का कोटेशन सुनो इसके ऊपर, ये लास्ट में है कि हमने संविधान को कैसे छोड़ रखा है। हम चाहते थे कि संविधान सॉलिड हो, परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो, एकदम फिक्स पक्का सब कुछ हो, पर लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सॉलिड हो, परमानेंट हो, एज वी कैन मेक इट, कि भाई अडिग है तो खड़ा हुआ है और रहेगा आगे भी। बट संविधान में कभी परमानेंस हो सकती है? लोगों की आज आस्क कुछ और है, अगले साल आस्क कुछ और होगी, तो ये बदलती रहती है ये चीजें। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप इतना ही संविधान को रिजिड और परमानेंट बना दोगे, आप संविधान की नेशन की ग्रोथ को चोक कर दोगे, चोक कर दोगे, चोक करना, ठीक है, कि आपने रोक दिया संविधान की नेशन की ग्रोथ को। क्योंकि अगर आपने संविधान को बहुत रिजिड बना दिया, बहुत ही ज्यादा टफ बना दिया, कह रहे नहीं हिल पाएगा, नहीं बदल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, जो लोगों का जो देश है,
ये एक लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक लोग हैं, तो सिंथेटिक लोग नहीं है, कोई मशीन रोबोट मॉडल नहीं, ये सब नहीं है। लोग हैं, लोगों के अपने विचार हैं, लोगों की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी अपनी लाइफ के लिए उनके 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 पास कई सारे विचार हैं, कई आदर्श हैं, कई सपने हैं। तो उनको पूरा करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट टाइमली, टाइम टू टाइम, दोनों चीजें अलग अलग हैं, टाइम टू टाइम लाना पड़ेगा और टाइमली लाना पड़ेगा। ये संविधान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। हम चाह रहे थे कि संविधान ऐसा हो कि टफ है, स्ट्रांग है, रिजिड है, सब कुछ है, पर नहीं, थोड़ी सी उसमें एक झलक रहनी चाहिए जिससे हम उसको देख रहे हैं कि हाँ साहब मॉडर्न विचारों के लिए वो तैयार है, जब भी बदलना चाहो बदल लेना। नाउ अम्बेडकर जी का कोट इस पे क्या है? अम्बेडकर जी ने बोला था कि असेंबली हैज नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलिबिलिटी अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने असेंबली ने, हम जो संविधान सभा है, हमने इससे पीछे हटे रहे हैं कि संविधान पे एक सील ऑफ फाइनलिटी का ठप्पा लगा दें। फाइनलिटी मतलब बिल्कुल अब डन, ओवर, डस्टेड, जो है यही है। इनफॉलिबिलिटी मतलब कभी नहीं झुकेगा। हमने ऐसा कोई ठप्पा इस पे नहीं लगाया है। बाय डिनाइंग द पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कैनेडा और बाय मेकिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amending the constitution. बड़ी कोर्ट है, हैवी कोर्ट है, लॉयर आदमी, बड़ा आदमी ऐसी बातें बोलते हैं कि देख के लगता है सर क्या बोल के गए हो, क्या बात करके गए हो। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं अंबेडकर जी कि देखो, हमने संविधान सभा ने हमने ना ही सिर्फ इससे हम बचे हैं कि संविधान के ऊपर एक ठप्पा लगा दे फाइनलिटी का, ना ही हमने लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए कि जो संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो, और जो लोगों से अधिकार छीने हुए हैं जैसे कनाडा ने, या मेकिंग द अमेंडमेंट, या बाय मेकिंग द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन, कि जब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप जब टर्म्स कंडीशन पूरी कर लोगे, जैसे अमेरिका में होती है, 3/4 यूएस के स्टेट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होगा, इतने सारे लफड़े पालने करने कूदने के बाद तब जाके संविधान में अमेंडमेंट करोगे, तो क्या ही कर रहे हो फिर यार, इतना नाटक करना पड़ा है एक अमेंडमेंट लाने के लिए। या आप इतना कर दो कि भाई बिल्कुल लोगों के विम्स एंड फैंसीज पे है, रोज सुबह उठ के बदल लो। हमने ऐसा नहीं किया, हमने फैसाइल प्रोसीजर रखा हुआ है ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्ट्रेट प्रोसीजर है। और केसी वेरे साहब ने इसकी बहुत तारीफ करी है कि यार ये यूनिक है, ये बहुत अच्छा चीज है। केसी वेरे इन्होंने बोला कि दिस इज यूनिक एंड सक्सेसफुल, है सक्सेसफुल, चल रहा है, देख रहे हो ना, सामने ही सबके चल रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। तो ये हुआ हमारा, ये इस चैप्टर का यहां पे हमारा एंड हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन जो आया हुआ है इस समय आपका फेवरेट किताब का, तो उस 7th एडिशन में आए हुए जो नए चैप्टर होंगे हम आपको कवर कराना शुरू कर देंगे। आपके पास अगर लक्ष्मीकांत का कोई पुराना एडिशन है तो आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आपको कवर करा देंगे, डोंट वरी। और कोई चिंता की बात नहीं है, आएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। सो टिल देन आई विल सी यू एंड यू टेक केयर, यू स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड लक।